छंद। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद तथा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना को आधार बनाया जाता है तथा वर्णिक छंद में वर्णों की गणना को आधार बनाया जाता है। मात्रिक छंद में हम आर्य छंद को पढ़ते हैं। लक्षण देखिए, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्या। यह आर्य जाति के लक्षण का लक्षण है। इस लक्षण के अनुसार आर्य जाति के प्रथम तथा तृतीय चरणों में 12-12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। ऊपर लक्षण निर्देश करने वाला पद्य भी आर्य छंद का उदाहरण है, तथापि एक दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है। देखते हैं। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गी सुरभिवनवाता पृच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीया। इस उदाहरण के प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय में 18 मात्राएं हैं, तृतीय चरण में फिर से 12 मात्राएं हैं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं। जैसा कि आर्य छंद का लक्षण कहता है, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश, जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती है, मात्रास तथा तृतीय भी, और तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं होती है। अष्टादश द्वितीय और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ के पंचदश आर्य और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, वह आर्य छंद होता है। इस प्रकार आर्य छंद स्पष्ट हुआ। आर्य छंद में लघु वर्ण की 1 तथा गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है। एक बार इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सुभग, इसमें लघु लघु लघु। सलिलावगाः, इसमें देखिए स में लघु, ली में लघु, ला में गुरु, व में लघु, गा में गुरु और हा में गुरु। इस प्रकार से इनको गिनेंगे अब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार प्रथम चरण में 12 मात्राएं हुई। इसी प्रकार से बाकी चरणों में भी मात्राओं की गणना की जाएगी। इस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, लघु वर्ण की 1 तथा गुरु वर्ण की 2, इसलिए यह मात्रिक छंद है। इस प्रकार हमारा आर्य छंद स्पष्ट हुआ। अनुष्टुप, यह वर्णिक छंद है। जो ये छंद होते हैं इनको राग लय तुक के साथ गाकर ही पढ़ा जाता है, तो हम भी इनको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि छंद की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। मात्राओं, वर्णों या ध्वनियों का ऐसा समूह जो यति और गति के नियमों में आबद्ध हो तथा जिसमें लय तुक और संगीत का प्रवाह हो, उसे छंद कहते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण हैं उनको हम लय तुक और संगीत के साथ ही पढ़ेंगे। इस अनुष्टुप छंद को श्लोक और पद्य भी कहते हैं। लक्षण, श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु तथा 6वां वर्ण गुरु होता है तथा पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण दीर्घ और दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु होता है। उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा।
उदाहरण देखिए। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृत एष राजेव दुष्यन्त सारंगेणातिरंहसा। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में देखिए आप, पांचवा वर्ण चारों चरणों में लघु है। ये पांचवा वर्ण है, ये चारों चरणों में लघु है, जैसा कि हमारा लक्षण कहता है। और षष्ठ वर्ण चारों चरणों में गुरु होता है, तो वो भी गुरु है, 5 वर्ण के बाद वाला षष्ठ वर्ण। अब सप्तम वर्ण के बारे में लक्षण में क्या कहा गया है कि प्रथम और तृतीय चरण का 7वां वर्ण दीर्घ, ये प्रथम चरण है और ये तृतीय चरण है। इसमें 7वां वर्ण दीर्घ होता है, तो देखिए यहाँ पर ये दीर्घ है। और द्वितीय व चतुर्थ चरण में, ये द्वितीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है। द्वितीय और चतुर्थ चरण का 7वां वर्ण लघु होता है, तो यहाँ पर ये 7वां वर्ण है, ये लघु है। इस प्रकार से लक्षण इस उदाहरण में पूर्णतः घटित होता है, अतः यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण सिद्ध हुआ। अगला छंद देखते हैं, इंद्रवज्रा। लक्षण स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौगः, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में 2 तगण, फिर एक जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हो, और इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हो, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। उदाहरण, द्वितीय उदाहरण देखेंगे हम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। पहला उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, अभी द्वितीय उदाहरण देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। इस उदाहरण में लक्षण के अनुसार देखिए, गुरु, गुरु, लघु, ये अर्थ हो, पहला गण हो गया। तगण अर्थात ताराज, द्वितीय गण हुआ। क न्या संयुक्त वर्ण है, तो क दीर्घ गुरु हो जाएगा, या गुरु रहेगा, और प तो कन्या प। यहाँ तक ये दूसरा गण भी हमारा ताराज अर्थात तगण, तगण। फिर आगे देखिए, र, जो र है वो लघु, फिर क गुरु और य लघु अर्थात जभान अर्थात जगण। देखिए, पहले 2 तगण, फिर एक जगण, और अंत में 2 गुरु। ये गुरु ए तो गुरु होगा ही, और व, ये भी छंद में अंतिम अक्षर को गुरु मान लिया जाता है, तो गुरु, गुरु। इस प्रकार ये जो हमारा उदाहरण हुआ, ये स्पष्ट हुआ। तीसरा छंद देखते हैं, उपेंद्र वज्रा। लक्षण उपेंद्र वज्राजत जास्ततो गौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं और इस प्रकार कुल 11 वर्ण होते हैं, वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इंद्र वज्रा का यदि प्रथम वर्ण
ह्रस्व हो तो वही उपेंद्र वज्रा कहा जाएगा। दोनों में इतना ही अंतर है, क्योंकि इंद्र वज्रा छंद में प्रथम वर्ण दीर्घ होता है, इसलिए वहाँ पर तगण ताराज्य ये बनता है, और उपेंद्र वज्रा छंद का जो पहला वर्ण होता है वह लघु होता है, इसलिए वहाँ पर जगण जबान यह बनता है। उदाहरण, द्वितीय उदाहरण देखेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस उदाहरण में भी उपेंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है कि प्रारंभ में जगण, फिर तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु, इस प्रकार से गण व्यवस्था है, और चारों चरणों में 11-11 वर्ण है, अतः उपेंद्र वज्रा छंद स्पष्ट हुआ। अगला छंद देखते हैं, उपजाति। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद पढ़ने के बाद हम उपजाति छंद पढ़ रहे हैं। ये जो उपजाति छंद होता है यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बना हुआ है। वैसे तो किन्हीं भी दो छंदों के मिश्रण को उपजाति कहा जा सकता है। देखिए उपजाति छंद लक्षण, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि उपजातयस्ताः, अर्थात जिन छंदों में समानांतर उक्त स्वरूप वाले छंद सम्मिश्रित हो उनमें उपजाति नामक छंद होता है। जाति का अर्थ यहाँ छंद है, अतः उपजाति का अर्थ मिश्रित छंद। यद्यपि इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा के मिश्रित रूप को ही उपजाति कहा जाता है, तथापि इसी प्रकार के अन्य छंदों के मिश्रण को भी उपजाति कह सकते हैं। इस उपजाति छंद में दोनों का मिश्रण रूप कई प्रकार से हो सकता है, चाहे एक चरण इंद्र वज्रा का और शेष उपेंद्र वज्रा के हो, अथवा दो चरण दोनों के हो, अथवा 3 इंद्र वज्रा के और 1 उपेंद्र वज्रा का हो। प्रत्येक स्थिति में उपजाति छंद ही कहा जाएगा। उदाहरण, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला अपि चंद्रकांता स्तदन्य तेजो अभिभवात् वमन्ति। इस उदाहरण की जो तृतीय पंक्ति है उसमें कहीं कहीं पर हमें इव सूर्यकांता पाठ भी मिलता है। इस उदाहरण में देखिए प्रथम पंक्ति में शम प्रधानेषु तपोधनेषु, यहाँ पर इसकी गण व्यवस्था कैसी? जगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद के अनुसार इसकी गण व्यवस्था है। तो प्रथम पंक्ति में उपेंद्र वज्रा छंद हुआ। द्वितीय पंक्ति देखिए, गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजः, इसमें तगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु, इस प्रकार इंद्र वज्रा छंद के अनुसार इसमें गण व्यवस्था है। अतः उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होने के कारण यह उपजाति छंद हुआ। अगला छंद देखते हैं। वंशस्थ लक्षण, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ
अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम से 12 वर्ण हो वह वंशस्थ छंद कहलाता है। द्वितीय उदाहरण देखेंगे हम। इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिर्व्यवशति। देखिए इस उदाहरण में वंशस्थ छंद का जो लक्षण है, लक्षण हमें बताता है कि इसमें क्रमशः गण व्यवस्था जगण, तगण, जगण, रगण इस क्रम से रहेगी तथा प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा उदाहरण है इसकी प्रथम पंक्ति देखिए, इसमें यहाँ पर जगण, तगण, जगण, रगण इस प्रकार से गण व्यवस्था है और 12 वर्ण है प्रत्येक पंक्ति में, अतः यहाँ पर यह वंशस्थ छंद स्पष्ट हुआ।